किससे कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल की कहानी में हमने पढ़ा था कि जब रोहन की पत्नी रोहन की माँ को खाना खाने के लिए टोक देती है तो रोहन को और यह बात पता चलती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह अपनी पत्नी से जाकर इस बारे में बात करता है। तो आइए चलते हैं अब आगे के भाग में और जानते हैं क्या हुआ कहानी के अंत में। रोहन को इस बारे में कुछ नहीं जानता था, तो उसे यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया कि उसकी पत्नी उसकी माँ को खाना खाने के लिए भी टोक रही थी। और उसने जाकर अपनी पत्नी रश्मि से इस बारे में बात की और उससे कहने लगा कि तुमने आज माँ को खाना खाते समय क्यों टोका? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई कि मेरी माँ को खाने के लिए टोका? उसकी यह बात सुनकर रश्मि थोड़ी सी बौखला गई और बोली, मैं नहीं चाहती थी कि घर में बैठे बैठे माँ जी का वजन बढ़े या फिर वजन बढ़ने से उन्हें कोई भी बीमारी हो। इसलिए मैं उनसे कह रही थी कि रात के वक्त हल्का खाना खाया करें, जिससे कि उनके शरीर पर चर्बी ना बढ़े और उन्हें आलतू फालतू की कोई बीमारी भी ना हो। और मैं तो कहती हूँ क्यों ना मैं कल से इन्हें अपने साथ सुबह सुबह घूमने के लिए ले जाया करूंगी, जिससे वह स्वस्थ रहें और सुबह सुबह ताजी हवा लेंगी तो उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होगी। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपने पति रोहन को फंसा लिया और अब वह जब भी कोई गलती किया करती या फिर अपने सास ससुर से बदतमीजी किया करती तो पहले ही अपने पति को फोन करके उसकी सफाई भी दे दिया करती कि मैंने ऐसा इसलिए किया था, मैंने वैसा इसलिए किया था, ताकि रोहन भी उसकी बातों में आ जाए। और वास्तव में होता भी ऐसे ही था। रोहन अपने माता पिता पर ध्यान न देकर अपनी पत्नी की बातों में आ जाया करता, जिससे वह दोनों बहुत दुखी हो गए और अपने गांव जाने के लिए उनसे कहने लगे। जब वह दोनों गांव जाने के लिए कहने लगे तो रोहन और रश्मि दोनों ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप दोनों हमारे ही साथ रहिए ना, यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? गांव में आखिर आप ही क्या करेंगे? ना वहाँ रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए कुछ और। अब तो आपकी खेती भी अच्छे से नहीं होती है, तो आप अपना खर्चा पानी कैसे चलाएंगे? अब आपकी उम्र भी हो चली है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप यहीं हमारे साथ रहें और सुकून से अपना बचा कुचा जीवन जिएं। उनकी यह बात सुनकर वह दोनों भी सोचने लगे कि कहीं ना कहीं तो उनकी बातें सच ही हैं। आखिर हम वहां जाकर क्या ही करेंगे? और वह वहां रुकने के लिए मान गए। लेकिन जैसे जैसे रश्मि के अत्याचार उन पर बढ़ते जा रहे थे, एक दिन वह दोनों ने उन्हें बिना बताए अपने गांव वाले घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनका घर तोड़ दिया गया है और वहां पर नया मकान बन रहा है। वह जाकर उन लोगों से पूछने लगे कि यह लोग कौन हैं और हमारे घर में यह क्या कर रहे हैं? इन्होंने किससे पूछकर हमारा घर तोड़ दिया? उनकी यह बात सुनकर उन लोगों ने बताया कि उन्होंने तो यह घर खरीदा है। उन्होंने उस घर के कागजात भी दिखाए और उन्हें बताया कि उन दोनों के नाम से पति पत्नी ने यह घर हमें बेचा है। उन्होंने जब उन कागजों पर अपने सिग्नेचर देखे तो वह चौंक गए और गुस्सा होकर अपने बेटे बहू के पास जाकर बोले, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पिताजी की आखिरी निशानी को बेचने की? मैंने तुम लोगों से पहले ही मना किया था कि मुझे उस जमीन को नहीं बेचना है। इतने में ही उनकी बहू उन पर उल्टा चढ़ती हुई बोली, बुढ़े बुढ़िया, इतने दिन से तुम दोनों यहाँ रह रहे थे और पड़े पड़े अपने सारे शौक मौज पूरे कर रहे थे, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? अब तो तुम दोनों खेती बाड़ी भी नहीं करते जिससे कि हमारा कुछ खर्चा चल सके। और अगर यहाँ पर पड़ गए हो, अगर हमने तुम्हारा खर्च निकालने के लिए उस जमीन को बेच भी दिया तो क्या गलत किया? ऐसा कहकर वह अपने सास ससुर को नीली पीली आंखें दिखाने लगी। उसका यह रूप देखकर वह दोनों बहुत चौंक गए कि आज तो इसने मर्यादा ही लांघ दी है और उनके बेटे के ही सामने उनकी बहू उन्हें इतनी बातें सुना रही है और उनका बेटा अपनी पत्नी से कुछ कह ही नहीं रहा है। उसकी यह सब हरकत देखकर उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल ले जाने पर पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिनों बाद वह अपनी सास के साथ और ज्यादा बदसलूकी करने लगी। हार कर उसने अपनी सास को घर से निकाल दिया और कहने लगी,
जैसी भिखारन को घर में रखने से अच्छा है मैं घर में कुत्ता पाल लूं, कम से कम घर की चौकीदारी तो करेगा, तुझसे तो घर का कुछ काम होता ही नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपनी सास के कपड़े गठरिया में बांध दिए और उन्हें इस घर से निकालकर बाहर फेंक दिया और ऊपर से उनकी कपड़ों की बंधी हुई गठरिया उनके ऊपर फेंक दी। एक तो वह बुजुर्ग, दूसरा उनके पति का देहांत हो गया और तीसरा उनके पास ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए खाना और ना ही पैसे थे उनके पास। जो घर जमीन थी उसे उनके बेटे बहू पहले ही बेच चुके थे, जिसे सोचकर वह बहुत रोने लगी और कहने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं, इकलौता बेटा ही तो था मेरा, उसने भी आज मेरा साथ अपनी बहू के कहने पर छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊं। और वह ऐसा कहकर रोने लगी। उन्होंने देखा कि कुछ बुजुर्ग वहीं पर एक दुकान से कुछ सामान खरीदकर रोड पर घूम-घूम कर बेच रहे हैं। उनके पास तो कुछ नहीं था, पर उनके पति के दिए हुए कानों की बालियां थी। उन्होंने उन्हें बेच दिया और उनसे थोड़ा सा सामान खरीद लिया। वह उस सामान को खरीद कर रेलवे स्टेशन के सामने बेचने लगी और ऐसे ही उन्हें कुछ समय हो गया और कुछ दिन बीते और अब उनके पास कुछ पैसे भी थे। जो माल वह दुकान से खरीदती उसे 2-4 रुपए ज्यादा में वह उस सामान को स्टेशन पर बेच दिया करती, जिससे जो पैसे बचते उससे वह खाना खा लिया करती थी और स्टेशन पर ही सो जाया करती। उनका समय कट रहा था और दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह ऐसे ही कचरिया स्टेशन पर बेच रही थी, उस दिन ट्रेन से उनका पोता ऋषि निकला। वह अपने माता पिता को स्टेशन पर इधर उधर देख रहा था कि उसके माता पिता उसे लेने के लिए भी स्टेशन पहुंचे हैं या नहीं। उसने एक बुजुर्ग को कचरियां बेचते हुए देखा। उसने उनका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसने उन्हें साइड से ही देखा और थोड़ा सा चेहरा उसकी नजर पड़ा। वह उन्हें देखकर सोचने लगा कि यह तो मुझे मेरी दादी के जैसी लग रही हैं। लेकिन वह सोचने लगा कि दादी यहाँ क्या ही करेंगी, वह तो मम्मी पापा के साथ आराम से होंगी या फिर दादा दादी गांव वाले घर में होंगे। मेरी दादी आखिर इस तरीके से स्टेशन पर कचरी क्यों बेचेंगी? ऐसा सोचकर वह उसे इग्नोर करता हुआ दूसरी तरफ जाने लगा कि तभी उसके पीछे से एक बच्चे ने जोर से आवाज दी और उस बुजुर्ग महिला से कचरी लेने के लिए उन्हें बुलाने लगा। जैसे ही ऋषि ने पीछे मुड़कर देखा तो वह देखकर देखता ही रह गया। उसके हाथ से सामान का बैग भी नीचे गिर गया। उसकी दादी को साफ से तो दिखाई नहीं देता था ऋषि, क्योंकि उनसे बहुत दूर खड़ा था। वह बच्चा दौड़ता हुआ आया और कचरियां लेकर चला गया। ऋषि की दादी भी मुड़ी और दूसरी तरफ कचरियां बेचने लगी। ऋषि अपनी दादी को देखकर उन्हें आवाज दी। उसकी दादी को उसकी आवाज जानी पहचानी सी लगी। वह सोच रही थी कि आवाज तो मुझे ऋषि के जैसी लग रही है, लेकिन ऋषि यहाँ कहाँ से आया? वह तो बाहर शहर में पढ़ता है। और वह उस आवाज को नजरअंदाज करती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी। तब ऋषि पीछे से भागता हुआ आया और उसने अपनी दादी के गले लगकर रोने लगा। वह कहने लगा, आप यहाँ यह सब काम क्यों कर रही हैं? क्या इतने बुरे दिन आ गए कि आपको यह काम करना पड़ रहा है? जैसे ही उसकी दादी ने अपने पोते का चेहरा देखा, तो वह उसे देखकर अपनी भावनाओं पर काबू न कर पाई और भावुक होकर बहुत जोर-जोर से रोने लगी। उनके हाथ से कचरियों का सामान भी नीचे गिर गया और अपने पोते के चेहरे पर हाथ फिराती हुई बोली, ऋषि, तू आ गया। मुझे तेरे आने का बहुत समय से इंतजार था और मैं तुझे देखना चाहती थी। तेरे दादाजी को तुझसे मिलने की उम्मीद करते करते ही इस दुनिया से चल बसे और मैंने तो सोचा था कि मैं भी तुझे बिना मिले ही इस दुनिया से परलोक सिधार जाऊंगी, पर मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ कि मैंने कम से कम अपने पोते को देख लिया। उनकी यह बात सुनकर ऋषि को बहुत अजीब लगा और वह बोला, दादाजी परलोक सिधार गए मतलब? उसकी दादी बोली, अब तेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। ऋषि को बहुत गहरा सदमा लगा। वह कहने लगा, यह सब कैसे हो गया? और दादी दादाजी के बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? या फिर मुझे उनके बारे में किसी ने फोन करके क्यों नहीं बताया? मैं कम से कम आखिरी समय में तो अपने दादाजी को देख ही सकता था। इतना तो हक था ना मुझे दादी।
ऐसा कहकर वह अपनी दादी के गले लगकर और जोर जोर से रोने लगा। उसकी दादी बोली, हाँ बेटा, तेरा हक था, लेकिन तेरे माता पिता ने ही तुझसे यह हक छीन लिया। उन दोनों को रश्मि और रोहन भी देख रहे थे और वह अपने किए पर शर्मिंदा भी होने लगे कि जब उनके बेटे को उनकी की हुई करतूत के बारे में पता चलेगा तो उन्होंने अपने साथ सास-ससुर के साथ कैसा बर्ताव किया है तो उस पर क्या बीतेगी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा अपने दादा-दादी से कितना प्यार करता है और वह उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब ऋषि ने अपनी दादी के मुंह से सारी बात सुनी, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन साथ-साथ उसे यह भी पता था कि उसकी दादी झूठ नहीं बोलती है और उनकी इतनी बुरी हालत देखकर वह उस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर अपने माता-पिता को देखा तो वह गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। उसके माता-पिता उसका यह रूप देखकर बहुत ज्यादा डर गए और अपने बेटे को समझाते हुए बोले, तू घर तो चल हमारे साथ, हम तुझे घर चलकर सारी सब बात समझा देंगे। उसने अपने पिता का हाथ झटकते हुए कहा, कौन सा घर? कैसा घर? आपने जिस घर से मेरे दादा दादी को निकाला था, आपको उस दिन याद नहीं आया कि यह घर आप लोगों से पहले उनका है और आपने उन्हीं को उनके घर से बड़े आराम से बाहर कर दिया और मेरे दादाजी के पिताजी की आखिरी निशानी को भी आपने नहीं छोड़ा। पैसों के लालच के चलते हुए आपने उसे भी बेच दिया। आपको जब रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है तो आप मेरे आगे इस तरीके का नाटक क्यों कर रहे हैं, जैसे आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और आप मेरे बिना नहीं जी सकते। तभी उसके माता पिता बोले, हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, हम तुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तेरे बिना हमारा है ही कौन। उसकी अब बातें सुनकर उनका बेटा ऋषि बोला, जैसे आप मेरे माता पिता हैं वैसे ही है आपके भी माता पिता थे और जैसे आपने मुझसे प्यार करते हैं वैसे ही आपके माता पिता आपसे भी प्यार करते थे। तो आप ही मुझे बताइए, जो अपने इन लोगों के साथ किया है, अब मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं वैसा ही करता हूँ, आप लोगों के साथ भी करूँ। ऐसा कहकर उसका हाथ झटक कर अपनी दादी को अपने साथ ले गया। उसने अपने दादा का घर दोबारा से खरीदा और अपनी दादी के साथ उस घर में रहने लगा। कुछ समय बीता, उसके माता पिता अपने बेटे के बिना रह नहीं पा रहे थे। अब उनका भी बुढ़ापे का शरीर होता जा रहा था, क्योंकि उनका बेटा अब उनके साथ नहीं रहता था, तो उन्हें उस बात का एहसास होने लगा था। जिस तरह उन्होंने अपने माता-पिता को अलग गाँव में छोड़ रखा था और जो बर्ताव उसने अपने सास-ससुर के साथ किया था, उस पर वह बहुत शर्मिंदा होने लगे। अपने गाँव वाले घर में जाकर उन्होंने अपने बेटे और अपनी सास से माफ़ी माँगी और अपने सारे किए हुए गुनाहों को सोचकर बहुत दुखी हुए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमने जो भी आपके साथ किया है वह बहुत गलत था। उस गलती की कोई माफ़ी तो नहीं है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमें माफ़ कर दें और हमारे साथ हमारे घर चलकर रहें। और हमारा बेटा ऋषि हमसे इतने कितने समय तक दूर रहा है, हमें हमारे कर्मों की तो सजा वैसे ही मिल चुकी है, हमें माफ कर दो और आप लोग अब हमारे साथ घर में चलकर रहो। उसकी यह बात सुनकर उसकी सास का तो मन पिघल गया, लेकिन उसका बेटा ऋषि अभी उन लोगों के साथ उतना ही नाराज था जितना पहले था, क्योंकि वह अपने दादाजी दादी जी से बहुत प्यार करता था और उन्हीं की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हो गई। वह उनकी मौत का दोषी उन दोनों को मानता था, जो कि कहीं न कहीं ठीक भी था। उनकी वजह से तो आज ऋषि के दादाजी उसके साथ नहीं थे। वह सब भूल ही नहीं पा रहा था। तब उसकी दादी ने उसे बहुत प्यार से समझाया और अपने बेटे बहू से कहा कि मैं इसे समझाकर कुछ दिनों में वापस ले आऊंगी। तब तक तुम दोनों अपने घर वापस चले जाओ। उनकी यह बात सुनकर वह दोनों चुपचाप शांति से अपने घर वापस चले गए। अब ऋषि की दादी ने उसे बहुत समझाया और ऋषि को अपनी बातों में उलझा लिया। अब ऋषि भी उनकी बातों में आकर अपने घर वापस रहने के लिए आ गया। अब वह अपने माता पिता के साथ फिर से पहले जैसा रहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ पहले की तरह रह नहीं पाता, क्योंकि कहीं न कहीं रह रहकर उसे अपने दादा दादी की बातें याद आती हैं और साथ में यह भी कि उसके माँ बाप ने क्या किया, जिसकी वजह से वह उन्हें कभी माफ नहीं कर सका और ना ही आने वाले जीवन में कभी कर सकेगा।
वह अपने माता-पिता के साथ एक घर में छत के नीचे तो रहता है, लेकिन वह उनसे पहले की तरह ना तो बात करता है और ना ही प्यार। वह अपनी दादी के साथ बहुत खुशी-खुशी उस घर में रह रहा है और उसके माता-पिता उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस दिन उनका बेटा उन्हें माफ़ करके पहले की तरह उन्हें अपना ले। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स